देखिए सर ऐसे आके घुस के येलो मारो ना, रुक जाओ, आईडी लेना है, मेरा टोन खराब, आईडी मार पूरा येलो येलो चल जल्दी हो गया यार। हाँ तुम लो बस कर यार। ओके थैंक यू। रवि नमस्कार 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 भैया बहुत अरे कैसे हैं आप? इधर बैठना था उधर हो भैया। और ये जो हॉल है ना सर, ये खुमानों की कई सारी घटनाओं का गवाह है। यादें जुड़ी हुई। देखो यहाँ पे ये राम पीछे ना इसमें बैठने। नमस्ते कैसे भैया? राम लाइट पे राम आगे जाओ, राम जी आगे आ जाना भाई। ओ अरे बात भैया अरे खुश रहो हीरो। बढ़िया हो आपके से। ये मैसेज है आपके यहाँ से? सर कल बता रहे भैया ये ग्रुप सामने से पीछे भैया एक ग्रुप आइए ना, एक ग्रुप आइए ना, कराएंगे ना। जल्दी आइए। अभी हम लोग का परिचय समारोह होगा। हाँ अभी हम लोग राजेंद्र भाई साहब तो आपने कैसे भाई साहब सोचोगे इसके पहले जितनी बार हम लोग इस कक्ष में मिले तो शुरुआत भारत माता की जय से शादी हुआ था। तो ये लोग भारत की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कौन कर रहे हैं? कोई अपने एक्टिंग की बदौलत, कोई अपने गायन की बदौलत, कोई अपने फिल्मों की बदौलत, कोई अभिनय की बदौलत। और इनमें मैक्सिमम वही लोग हैं जो अपने गांव से, घर से निकल के यहाँ पे आए तो उस समय उनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन वो अपने कड़ी मेहनत से अपनी एक पहचान बनाए। कुछ प्रोड्यूसर हैं, कुछ डायरेक्टर हैं यहाँ जो बैठे हैं, कुछ एक्टर एक्ट्रेस, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। ये सब अलग अलग विधा के लोग हैं। और मैं इसको बहुत हल्का कार्यक्रम रखना चाहता था ताकि हम आपको इस बात के लिए थोड़ा सा बता सकें कि आपका समय समय पे मुंबई आना होना चाहिए। इनमें से आप कई चेहरे तो ऐसे हैं जो
कहीं भी रहे तो पहचाने जा सकते हैं। ऐसे हमारी राखी सावंत जी भी बैठी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज आपस में बजाना पड़ेगा। आइए कल्पना जी। तो एक आपके गजेंद्र चौहान जी आ जाओ। कल्पना जी को बिठाओ। ये कल्पना जी हैं, वेरी फेमस सिंगर जी हैं, रहने वाली आसाम की हैं, लेकिन ये भोजपुरियों के दिलो दिमाग में छाई हुई हैं। और मनोज जी तो आपके समक्ष अभी आपके साथ ही आए। मनोज जोशी जी को आप सब पूरा देश जानता है और उनके बहुत सारे ऐसे भूमिकाएं रही हैं जो लोगों को याद है, लेकिन चाणक्य के रूप में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो मनोज प्रोड्यूसर भी हो गए हैं। जी भैया के लिए भी स्वागत कर दीजिए। और उनके जो बगल में है, मैं कुछ लोगों को पूरा परिचय नहीं करा पाऊंगा। अच्छा तो ही हो, मैंने चौरसिया जी हैं। तो इसमें कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। ऐसे हमारे जयप्रकाश जी हैं, हमारे जगदीश भाई साहब हैं जो हमारी कई फिल्में बनाए हैं। और इन कई डायरेक्टर्स में एक हमारे डायरेक्टर केडी भैया, देखो ये मेरा जो 4 साल का ना गड़बड़ी है उसका असर है। केडी, वैसे नाम इनका दिनकर है, दिनकर कपूर, लेकिन ये केडी के नाम से ही जाने गए हैं। और ये हिंदी सिनेमा बनाते बनाते फिर लोगों ने भोजपुरी में अपने गुणों का बहुत उपयोग किया है। असलम शेख जी हैं, अभी पीछे आके बैठे हैं। इन चारों लोगों के लिए तालियां बजाइए। मुकेश पांडे जी हैं, मुकेश जी, महेश भाई भी आए हैं। महेश बॉम्बे के बाहर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अनीश जैन जी कहाँ है? अच्छा मनीष जैन जी, मनीष जी आपका भी बहुत स्वागत। सुनील पाल कहाँ है? अच्छा हाँ, अच्छा सुनील जी, बस तीसरी बार नहीं। ये सुनील पाल जी बहुत हमारे देश के बहुत बड़े कॉमेडी के, मतलब बिठाओ भाई साहब को बिठाओ। बिठाना नहीं है, मतलब आपको खड़े ही रखना है। तो सुनील पाल जी कॉमेडी की दुनिया के बहुत बड़े स्टार हैं। और इनके साथ साथ मैं ये परिचय का सिलसिला बहुत लंबा होगा। धनंजय मिश्रा जी का मैं परिचय कराना चाहूँगा। ये से म्यूजिक डायरेक्टर है, मुझे लगता है कि हाँ ये गाजीपुर के रहने वाले, हाँ यही धनंजय मिश्रा जी, बिरनो गाजीपुर के हैं। मुझे नहीं पता था भाई साहब को आपका नाम याद है, बट ये अपना गुण है। और यहाँ पंकज तिवारी जी भी हैं। ये लोग फिल्म निर्माण से संबंधित हैं, बहुत समय तक महुआ चैनल से जुड़े रहे, अब वो लोग याशी फिल्म्स के साथ जुड़े हैं। एक ऐसे शख्सियत हैं जो शास्त्रीय संगीत के परिवार से और वो फिल्मों के बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, फाइनेंस भी करते हैं फिल्मों को। ऐसे दुर्गा मजुमदार जी, रोनू मजुमदार जी के जी भाई हैं लोग। और इनको भी मैं दिल्ली बुलाया था, वो कार्यक्रम जो आगे आपके समय के अनुसार किया हमने। तो एक एक व्यक्ति पे जहां जहां नजर जाती है, बाकी सब एक्टर, ये वो लोग हैं जो मैं ये कह सकता हूं कि इनका कोई ऐसा गॉड फादर के परिचय पे, और भी जो हमारे आर्ट सबके परिचय में नहीं जाऊंगा, बाद में धीरे धीरे, चूंकि हम लोग बैठेंगे एक घंटा, तो 10 बजे तक हम लोग रहेंगे।
भाई साहब का शुभ नाम श्री अमीर चंद्र। भाई साहब बाल्यकाल से ही स्वयं सेवक रहे हैं और भाई साहब की रुचि संस्कृति, सभ्यता और कला इसमें थी। और ये आप लोगों ने शब्द चुना होगा प्रचारक, तो आप भी वही हैं। इनकी दुनिया में इनके आगे पीछे और कोई नहीं। कुछ है तो देश है, भारत है, भारत की प्रगति है, कलाकारों का कल्याण है। समय के साथ इस देश में एक संस्था बनी, संस्कार भारती। वो संस्कार भारती कुछ ऐसे ही देश के स्वतंत्रता के बाद कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि समय के साथ मनोरंजन और मनोरंजन में भारत की संस्कृति सुरक्षित रहे। मनोरंजन बहुत अच्छा, जरूरी है, लेकिन वो भारत की संस्कृति, सभ्यता को समाहित करते हुए चले। ऐसी सोच के साथ बाबा योगेंद्र नाम के एक, उनको मैं अगर शब्द कहूं तो दूरदृष्टा कहें, जिन्होंने कभी देख लिया था कि कभी न कभी केवल सरकारों के भरोसे ही संस्कृति, कला, साहित्य इसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसे में संस्कार भारती का निर्माण, स्थापना हुई और बाबा योगेंद्र के द्वारा वो विचार आया। बाबा योगेंद्र जी की अवस्था इस समय कितने साल की होगी भैया? 95 ईयर के। और आज भी वो मूव करते हैं, पूरे देश को घूम रहे हैं। और संस्कार भारती ने कहीं न कहीं एक विचारधारा को लेकर के कि सरकार किसी की हो देश में, लेकिन साहित्य, कला, अभिनय, गायन, सोशल मीडिया के मार्फत इसको किस प्रकार से और ज्यादा लोगों को मौका दिया जा सकता है, इसकी कल्पना संस्कार भारती की हुई। और भाई साहब वर्तमान में संस्कार भारती के कर्ता है, पूरे राष्ट्र के। वो जिम्मेदारी अमीर चंद्र जी की है, जो इस समय भाई साहब इस पद पे कार्य कर रहे हैं। अब जब जो वर्तमान सरकार बनी है, इस संस्था ने वर्तमान सरकार को समर्थन दिया। एक ऐसी सरकार बनी, उसको समर्थन दिया इस संस्था ने भी। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, तो चूंकि इन लोगों का, भैया तो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, संस्कार भारती की स्थापना कब हुई? 1981 में संस्कार भारती की स्थापना हुई। और जब ये सरकार बनी तो संस्कार भारती से बहुत सारे सलाह सरकार ने लेने शुरू कर दिए। जैसे महोत्सव होते हैं देश में, उसमें किसको हर जगह से लोग आने चाहिए, बिना भेदभाव के लोगों को बुलाया जाना चाहिए। ये उसकी संस्कार भारती की एक कोशिश है। तो निश्चित रूप से जब सरकार बनी तो अब मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सरकार में हूँ। मैं बहुत समय पहले हूँ, तो हम आज भी आपके बीच के हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सरकार में हूँ। और उस नाते हम संस्कार भारती को कार्य करते हुए देख रहे हैं। कलाकारों को
कौन ऐसा है जो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन कोने में रह गया। अब आप हमसे ये मत बोलिएगा कि अन्याय तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि इस भवन में कई ऐसे लोग हैं जिनको ये फील हो सकता है कि हमारी कला को नहीं पहचाना गया। हमने बहुत सुंदर फिल्म बनाई, हमारा नंबर नहीं आया, या हम बहुत अच्छे गायक हैं, गायिका हैं, हमारा नंबर नहीं आया, हम बहुत अच्छा अभिनय किए लेकिन गवर्नमेंट ने हमें नहीं पहचाना। ऐसी बातें कई लोगों के मन में हो सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिसको इन लोगों ने सपोर्ट किया उसको आए हुए 4 साल हुआ, गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। तो ये भी मैं समझता हूं कि मुंबई की एक यूनिक मीटिंग होगी जिसमें वर्तमान में कलाकारों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार से जुड़ी हुई, सरकार के तरफ से बार बार समाज में एक व्यवस्था रहती है। आप सब जानते हैं, हम सब लोग गांव से आए हैं। एक नाई होता है, वो हमारे मेरा कोई नाता नहीं है और संगीत के जरिए मैं बहुत कुछ अपने आप में तब्दील या जो भी मैं अपने आप को पहचानी एक तरह से। मेरा सवाल है एक्चुअली, हाल ही में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में गई भाग लेने और मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट और भारतीय लोक संगीत की अलग अलग भाषाओं में गाती हूँ, तो उसी के एक भाग के रूप में गई। मुझे ना तो भारत सरकार ने भेजा, ना ही असम सरकार, ना ही उत्तर प्रदेश बिहार सरकार। मुझे सीधा ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी वहाँ से मुझे कॉल आया और मैं हैरान थी। पहले तो मैं हैरान थी कि मैं कैसे, लेकिन उस दौरान मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली ये फील हुआ कि जो रीजनल भाषा की कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली अपने हर रीजनल भाषा या डायलेक्ट बोली अपने एक जो कलाकार है, स्पोर्ट्स एंड कला दोनों में हमेशा एक, जहाँ तक सरकारी रिकॉग्निशन की बात है, वो फर्क रखा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, भले ही उनकी उम्र कम हो, अचानक उनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिल जाता है। वापस वो जब देश में आते हैं उनको सरकार बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको रिकॉग्निशन देते हैं। और हम भी उसी दौरान हम भी भारत को ही रिप्रेजेंट करने गए, या बहुत सारे लोग गए, लेकिन हम लोग जहाँ तक सरकारी रिकॉग्निशन है कलाकारों को, जब तक शायद मैं 60 इयर्स के नहीं हो जाऊँ या व्हील चेयर में नहीं जाऊँ, मुझे लगता है, आई एम सॉरी बट मैंने ऐसा महसूस किया कि स्पोर्ट्स पर्सन को अचानक रिकॉग्निशन दिया जाता है, कम उम्र होते हुए भी कलाकारों को बहुत समय लगता है। और खासकर लुई बैंक्स जैज संगीतज्ञ है, बहुत सीनियर, जो मिले सुन मेरा तुम्हारा से उनका बहुत सब लोग जानते हैं उनको। मैंने इन लोगों को देखे, हम सभी लोग एक्चुअली मुंबई में आई थिंक बहुत क्रिएटिविटी या कार्य में जितना कंसंट्रेशन रखते हैं, जो आपने बहुत अच्छा किया है। ये जो आज एक मीटिंग एक तरह से हुआ, आई थिंक आई एम वेरी सॉरी, दिल्ली में मेन क्या बोलूँ मैं बहुत डायरेक्टली बोलती, आई डोंट नो द, आपकी तरह मुझे डिप्लोमेटिकली बोलना नहीं आता। लाइक हम लोग यहाँ क्रिएटिविटी में जितना बेसिक व्यस्त रहते हैं, दिल्ली में थोड़ा सेटिंग होता है शायद, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि, और वहाँ से सीधा चले जाते हैं फोक हेरिटेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा सांस्कृतिक परिचय क्या है। लेकिन मीडिया में भी, खासकर प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में भी ये बात सोचिएगा जरूर, सांस्कृतिक दिशा को पेज 1 में कभी जगह नहीं मिलती है, हमेशा वो सेकंड या थर्ड पेज में होता है, न्यूज़पेपर में खासकर। सो जिस देश में न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में क्या सब्जेक्ट होगा, उसमें संस्कृति है ही नहीं, तो वो एक्चुअली सोचने वाली बात है आई थिंक। और बस खासकर मैं वो जो कॉमनवेल्थ जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आदरणीय अमित सिंह जी, हमारे सांसद सुपरस्टार मनोज तिवारी जी, यहाँ जो भी कक्ष में बैठा हुआ है वो सब हम लोग आपस में दिल के बहुत करीब हैं, और आज हम लोगों के बीच में बिना किसी फॉर्मेलिटी के, भाई साहब आप अकेले तो नहीं फील कर रहे हैं, किसी को बिठा दूं क्या साथ? लोगों के साथ
मनोज जी आप साथ में बैठ जाइए। सबका स्वागत है। आज हम लोग के बीच में हमारी भारत की एक ऐसी विभूति जिनका मुंबई आना कितना हुआ है ये हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन आपका परिचय आप सबसे कराना और आप सबका परिचय भाई साहब को देना आज के इस छोटे से गेट टुगेदर का एक उद्देश्य है। या तो कुछ हमारे मीडिया के साथी हैं जो भले मीडिया में हैं, लेकिन उनसे हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि वो कभी कभी वो भी फोटो पलट के वापस देखेंगे तो मनोज तिवारी की और उनकी यादें कुछ बहुत ही ऐसी होंगी जो कभी कभी हंसाएंगी भी, कभी आंख भी नम कर देंगी। और ये भवन, ये रहेजा क्लासिक का एक हॉल, इसमें हम लोगों ने न जाने कितने कार्यक्रम, न जाने कितने फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च, प्रोमो लॉन्च, इसके साथ साथ सफलता की सेलिब्रेशन, ये सब हुआ है। उसके लिए पूरा किताब लिखनी पड़ेगी, कितना कुछ हो चुका है। और मैं जब आपके पास आया हूँ तो इसी नगर केडी भैया देखो, ये मेरा जो 4 साल का ना गड़बड़ी है उसका असर है। केडी, वैसे नाम इनका दिनकर है, दिनकर कपूर, लेकिन ये केडी के नाम से ही जाने गए। उनको मैं अगर शब्द कहूं तो दूरदृष्टा कहें, जिन्होंने कभी देख लिया था कि कभी न कभी केवल सरकारों के भरोसे ही संस्कृति, कला, साहित्य इसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसे में संस्कार भारती का निर्माण, स्थापना हुई और बाबा योगेंद्र के द्वारा वो विचार आया। बाबा योगेंद्र जी की अवस्था इस समय कितने साल के होगी भैया? 95 ईयर के हैं और आज भी वो मूव करते हैं, पूरे देश को घूम रहे हैं। और संस्कार भारती ने कहीं न कहीं एक विचारधारा को लेकर के कि सरकार किसी की हो देश में, लेकिन साहित्य, कला, अभिनय, गायन, सोशल मीडिया के मार्फत इसको किस प्रकार से और ज्यादा लोगों को मौका दिया जा सकता है, इसकी कल्पना संस्कार भारती की हुई। और भाई साहब वर्तमान में संस्कार भारती के करता है, पूरे राष्ट्र के वो जिम्मेदारी अमीर चंद जी की है जो इस समय भाई साहब इस पद पे कार्य कर रहे हैं। अब जब जो वर्तमान सरकार बनी है, इस संस्था ने वर्तमान सरकार को समर्थन दिया। एक ऐसी सरकार बनी, उसको समर्थन दिया इस संस्था ने भी। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है तो चूंकि इन लोगों का, भैया मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, संस्कार भारती की स्थापना कब हुई? 1981 में संस्कार भारती की स्थापना हुई। और जब ये सरकार बनी तो संस्कार भारती से बहुत सारे सलाह सरकार ने लेने शुरू कर दिए। जैसे
महोत्सव होते हैं देश में, उसमें किसको हर जगह से लोग आने चाहिए, बिना भेदभाव के लोगों को बुलाया जाना चाहिए, ये उसकी संस्कार भारती की एक कोशिश है। तो निश्चित रूप से जब सरकार बनी तो अब मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सरकार में हूँ। मैं बहुत समय पहले तो अब आज भी आपके बीच के हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सरकार में हूँ और उस नाते हम संस्कार भारती को कार्य करते हुए देख रहे हैं। कलाकारों को कौन ऐसा है जो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन कोने में रह गया। अब आपने बहुत सुंदर फिल्म बनाई, हमारा नंबर नहीं आया, या हम बहुत अच्छे गायक हैं, गायिका हैं, हमारा नंबर नहीं आया, हम बहुत अच्छा अभिनय किए लेकिन गवर्नमेंट ने हमें नहीं पहचाना। ऐसी बातें कई लोगों के मन में हो सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिसको इन लोगों ने सपोर्ट किया उसको आए हुए 4 साल हुआ, गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि मुंबई की एक यूनिक मीटिंग होगी। प्रवास पूरे देश में चलता है, सुबह सुबह निकल जाएंगे, तो अब हम चाहेंगे भाई साहब से कि थोड़ा हम सबों को कुछ शब्द मार्गदर्शन के दें कि हमें किस तरह से अपने कार्य को अंजाम दें। हम आपके कुछ विचार, मंतव्य, अभिमत सुन सकते। कल्पना जी, आपने एक संकेत किया था कि बहुतों को 4 साल में बहुत, मनोज जी आपने संबोधन में एक बात का संकेत किया था कि बहुतों के मन में दर्द होगा, पीड़ा होगी, कोई बातें होगी, और समाज में एक व्यवस्था रहती है। आप सब जानते हैं, हम सब लोग गांव से आए हैं। एक नाई होता है, वो हमारे भारतीय समाज में वो मैसेंजर था, संदेशवाहक था। संदेश उसके माध्यम से लोक संगीत की अलग अलग भाषाओं में गाती हूँ, तो उसी के एक भाग के रूप में गई। मुझे ना तो भारत सरकार ने भेजा, ना ही असम सरकार, ना ही उत्तर प्रदेश बिहार सरकार। मुझे सीधा ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी, वहाँ से मुझे कॉल आया और मैं हैरान थी। पहले तो मैं हैरान थी कि मैं क्यों, मैं कैसे। लेकिन उस दौरान मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली ये फील हुआ कि जो रीजनल भाषा के कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली अपने अपने हर रीजनल भाषा या डायलेक्ट, बोली अपने अपने एक इंटरनेशनल भाषा है, वो एकमात्र एक्सक्लूसिवली वो एकमात्र है। और एक पीड़ा भी हुआ मुझे, मैंने ये महसूस किया कि हम जो कलाकार हैं, स्पोर्ट्स एंड कला दोनों में हमेशा एक, जहाँ तक सरकारी रिकॉग्निशन की बात है, वो फर्क रखा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, भले ही उनकी उम्र कम हो, अचानक उनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिल जाता है। वापस वो जब देश में आते हैं, उनको सरकार बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको रिकॉग्निशन देते हैं। और हम भी उसी दौरान, हम भी भारत को ही रिप्रेजेंट करने गए, या बहुत सारे लोग गए, लेकिन हम लोग जहाँ तक सरकारी रिकॉग्निशन है कलाकारों को, जब तक शायद मैं 60 इयर्स के नहीं हो जाऊँ या व्हील चेयर में नहीं जाऊँ, मुझे लगता है ऐसा, आई एम सॉरी, पर मैंने ऐसा महसूस किया कि स्पोर्ट्स पर्सन को अचानक रिकॉग्निशन दिया जाता है, कम उम्र होते हुए भी। कलाकारों को बहुत समय लगता है, और खासकर लुई बैंक्स जैज संगीतज्ञ है, बहुत सीनियर, जो मिले से मेरा तुम्हारा से उनका बहुत, सब लोग जानते हैं उनको। मैंने इन लोगों को देख के, हम सभी लोग एक्चुअली मुंबई में आई थिंक बहुत क्रिएटिविटी या कार्य में जितना कंसंट्रेशन रखते हैं, जो आपने बहुत अच्छा किया। ये जो आज एक मीटिंग एक तरह से हुआ, आई थिंक आई एम वेरी सॉरी। दिल्ली में मेन, क्या बोलूँ मैं बहुत डायरेक्टली बोलती हूँ, आई डोंट नो, आपकी तरह मुझे डिप्लोमेटिकली बोलना नहीं आता। लाइक हम लोग यहाँ क्रिएटिविटी में जितना बेसिक व्यस्त रहते हैं, दिल्ली में थोड़ा सेटिंग होता है शायद, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि, और वहाँ से सीधा चले जाता है कहीं और वो रिकॉग्निशन। सो मेरा शिकायत समझिए या जो भी समझिए, ये सब तमाम बातें हैं। किस तरह से आपने जैसे बोला अभी कि सांस्कृतिक परिचय की बात, अभी हाल ही में मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में पोलोको में मेरा लेक्चर था, और उसका सब्जेक्ट था फोक हेरिटेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी, हु एम आई।
मैं कौन हूँ, मेरा सांस्कृतिक परिचय क्या है। लेकिन मीडिया में भी, खासकर प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर में भी ये बात सोचिएगा ज़रूर, सांस्कृतिक दिशा को पेज 1 में कभी जगह नहीं मिलती है, हमेशा वो सेकंड या थर्ड पेज में होता है, न्यूज़पेपर में खासकर। तो जिस देश में न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में क्या सब्जेक्ट होगा, उसमें संस्कृति है ही नहीं। तो वो एक्चुअली सोचने वाली बात है, आई थिंक। और बस खासकर मैं वो जो कॉमनवेल्थ की बात है वो बोलूँगा। और यहाँ उपस्थित सारे कलाकार, मीडिया के लोग, सारे महान बाप को मैं गजेंद्र सिंह जी आए हैं, गज भाई आगे आइए। कुर्सी ला दो, आइए भैया, कुर्सी दे दो। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ बोलने वाले एक से एक महान बाप लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस मकसद से ये कार्यक्रम आज का हो रहा है, ये पूरा हो और इसमें हमारे भाई साहब संसद जी और भूषण जी का पूरा सहयोग है। और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार को भी कहे कि ऐसा कुछ काम हो कलाकारों के लिए कि जो कलाकारों का मान बढ़े और हमारे मित्र हैं, सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है कि सरकार कलाकारों को इतनी इज्जत देती है। पहली बार दिल में मतलब एक रोना आ रहा है रियली कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी जो बीजेपी सरकार ने कलाकारों को इतनी इज्जत दी। रियली बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बड़े बड़े नेता जो है कलाकारों के घर पे जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मेरा एक सवाल है सर, पूरी फिल्म बनती है संगीत से, म्यूजिक से, हीरो से, हीरोइन से, विलन से, तो सर पूरी फिल्म बनती है तो उसमें एक बहुत अहम किरदार आइटम सॉन्ग का भी होता है। पता नहीं ये आइटम सॉन्ग आप लोगों ने नाम दिया, हमने नहीं, इसे स्पेशल अपीयरेंस कहते हैं। तो बड़े बड़े कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है, यू नो, गजेंद्र जी, मनोज जी, इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं यहाँ पर, आप सब बड़े बड़े कलाकार हैं, बेस्ट सिंगर हो आप। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सर कि आइटम सॉन्ग मुझे नहीं पता, ऐसे आप लोगों ने नाम दिया, मैं भी एक कलाकार हूँ और पूरी फिल्म बनती है जब बड़े से बड़े हीरो, बड़े से बड़ी हीरोइन भी इससे आइटम सॉन्ग्स करते हैं, गाने करते हैं, स्पेशल अपीयरेंस। सर आपने भी बहुत सारे गाने गाए हैं, किए भी हैं। आइटम सॉन्ग अगर उसको आइटम सॉन्ग ही कहते हैं तो मैंने भी किया। जी सर, सब करते हैं। तो हमें ये लगता है कि आइटम सॉन्ग को भी अवार्ड मिलना चाहिए। गर्ल हो, बॉय हो, सबको मिलना चाहिए। कलाकार जैसे थाली में राइस प्लेट होती है, दाल चावल रोटी सब्जी होती है, तब एक राइस प्लेट होती है, वैसे हर फिल्म में आइटम सॉन्ग भी होता है। तो हर किसी को रिस्पेक्ट दिया जाए, आइटम सॉन्ग को भी कभी कभी अवार्ड दिया जाए और ये आपके हाथों से ही हो सकता है। अपनी बॉलीवुड से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर कि प्लीज हर कलाकार को एक तरीके से देखा जाए और बीजेपी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। होते और अभी मैं किसी के पास कोई दुर्गा दादा को तो हमारे दुर्गा दादा आ जाइए, अब आइए तो ऊपर आ जाइए। आदरणीय अमित चंद जी, हमारे मनोज तिवारी जी, आप सभी को नमस्कार। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। मैं सन 86 से संस्कार भारती से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग वनवासी कल्याण केंद्र संस्कार भारती। मैं इतना बोलूँगा कि जब मैं पहली बार आसाम में ही गया था, हाफलॉन्ग में मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम था, वो तस्वीर मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। हम कलाकारों को संस्कार भारती के माध्यम से उन रिमोट एरियो में भेजा जाता है जिनको कभी किसी कलाकारों का सुनना, उनको देखना, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कला को उनको सुनने का मौका कभी नहीं मिलता। तो मैं जब पहली बार गया था, मैं और शेखर सेन हम लोग कार्यक्रम देने गए थे हाफलॉन्ग में। जब मैं वहाँ बजा रहा था तो वनवासी कल्याण के छोटे छोटे बच्चे जिनको एडॉप्ट किया हुआ था, उस ज़माने में एक बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए सिर्फ 2000 रुपये लगते थे।
तो हमने वो एक, मैं भी उस समय बहुत स्ट्रगल था, एक बच्चे को बनवासी कल्याण केंद्र के एडप्ट किया था। लेकिन मुझे उस समय ये फील हुआ कि संस्कार भारती एक ऐसा काम कर रही है। हम लोग बड़े बड़े मेट्रो शहर में, दुनिया भर के शहरों में प्रोग्राम करते हैं, वो लोग अच्छे अच्छे कलाकारों को, अच्छे अच्छे परफॉर्मर को सुनते हैं, उनको सराहते हैं, लेकिन संस्कार भारती ऐसी जगह कलाकारों को ले जाके उनके कार्यक्रम दिलवाते हैं जहाँ के बच्चे, जहाँ के लोग, जहाँ की जो श्रोता हैं, उनको कभी मेन स्ट्रीम के कलाकारों का दर्शन करना या उनको सुनना या उनको समझने का मौका कभी नहीं मिलता। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें सरकार क्या दे रही है, लेकिन इतना जरूर दे रही है कि उन रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो स्कूल हैं, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। और आज भी जुड़ा हुआ हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, चाहे वो स्पीक मैके के माध्यम से हो, संस्कार भारती के माध्यम से हो, सरस्वती शिशु शिक्षा केंद्र के माध्यम से हम लोग जाते हैं, अपना जो भी हमने सीखा है गुरुओं से वो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो धारा है बीजेपी के माध्यम से हमारे मनोज जी, अमित चंद जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और भगवती करे ये ऐसे ही बढ़ते रहे, ताकि हम लोग फिल्म लाइन में है वो एक अलग लाइन है, लेकिन जो हमारी शास्त्रीय संगीत की पद्धति के जो हमने सीखा है, ऐसे ऐसे लोगों को हम सुनाने का मौका मिलता है जो लोग वो साज को जानते तक नहीं है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग ये काम कर रहे हैं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया। धन्यवाद। लेकिन कॉमेडी अवार्ड ऑलमोस्ट होने लगे, बहुत जगह पे होते हैं और मिलते भी हैं। धन्यवाद मनोज सर, आपने इतने अच्छे महफिल में मुझे आने का मौका दिया। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत गंभीरता से कर नहीं सकता, वो मेरे है नहीं, वो आपकी कला है। वो मेरे गुरु मनोज जोशी ने मुझे सिखाया नहीं। हमारे गजेंद्र चौहान साहब ने मुझे कोई अच्छी बात बताई, लेकिन कोशिश करूँगा कि बातचीत में इस बात की मर्यादा रखूं कि किसी को बुरा भी लगे और सबको अच्छा भी। राखी जी बहुत धन्यवाद। राखी जी का जोरदार ताली, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज अगर नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पर होते, इस जगह पे होते और इस सभा को संबोधित करते, तो अपने अंदाज पेश कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आपको पता ही है, आगे हो सकता हूँ, अभी तक नहीं। मोदी जी आशीर्वाद दीजिए। अभी तक मैं दो ही पार्टी से तो मेरे लगते जिगर है एक दिन। तो आइए थोड़ा जोरदार ताली दे कि बड़े किसी को रात नहीं जल्दी नहीं है, लेकिन मेन दरवाजे पे ताला लग चुका है, क्या दिया। तो भाई नरेंद्र मोदी साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसान पेश करने की। आज के माहौल में यहाँ पर होते कैसे होता है दादा प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी साहब का अंदाज पेश कर रहा हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे इस चीज़ के लिए बुलाते हैं, ये रोजी रोटी है। You're the best. थैंक यू मैम, थैंक यू। इतनी विदेश की यात्राएं कर चुके हैं कि करीब करीब उनकी आवाज़ में भी हवाई जहाज का आवाज़ आने लगा है। प्यारे भाई बहनों, आज मैं मुंबई आने वाला था, आप सबसे साथ वक्त गुजारने के लिए आने वाला था, परंतु एक काम आ गया, तो मेरा मन में जो है आपको सुनाएगा सुनील पाल। मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा वाया मेट्रो और आप सबको पार्टी दूंगा, आप सबको अपनी तरफ से पार्टी दूंगा, जिस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। वैसे सुनील जी को आज आप तो समझ रहे हैं, आज हम लोग चाहते हैं कोई ऐसी चीज वही बोलो जो कॉमेडियंस का कोई ऐसा इशू जो मैं भाई साहब के सामने रख सकूं, उसको जरूर बताइएगा। पक्का, मैं उसी में जा रहा हूँ सर, धीरे उसी में जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कलाकारों से बहुत प्रेम करती है। इसका नमूना आप देख सकते हैं, मनोज तिवारी, बाबू सुप्रियो। कलाकारों को
प्रेम करती है। जोरदार। इसीलिए जितने भी कलाकार जो अवार्ड के हकदार हैं, रिवॉर्ड के हकदार हैं, पॉलिटिक्स में आकर राजनीति करने के हकदार है, उनको मैं अपने दिल से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा और मुंबई में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें उचित स्थान भी मिलेगा, क्योंकि अब दादा आ चुके हैं। इस देश में अमीर बहुत है, बहुत अमीर है, लेकिन जो गरीबों के काम है ऐसे अमीर चंद है। आपको प्रणाम। MBA करूँगा, MBA मोदी भक्त एसोसिएशन। धन्यवाद, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, जो भी त्रुटि हुई क्षमा प्रार्थी, क्योंकि आपके का विद्यार्थी हूँ। कोई गलती हो जाए तो समझ जाए। आज मेरी पत्नी मुझसे गिरते राखी, डार्लिंग मुझे काला दिखाना, काला मुझे काला दिखाओ, मुझे काला दिखाओ। मैंने कहा क्या कह रही हो? हाँ थिएटर में चलो मुझे काला दिखाओ। मैंने कहा मैं सबसे पाँव तक काला हूँ। मुझे देख ली मेरी सजनी, मैं तेरा रजनी। एक बात बताओ। हाँ, पहले काली थी, अभी बहुत गोरी हो गई है। और मनन भैया के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, डाउन टू अर्थ, इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, सुपरस्टार रहे हैं, नायक, गायक, विधायक भी बने और आगे चल अब तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री बनने वाले। हमारी शुभकामनाएं के साथ में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। एक दिवाली सब में भारी। थैंक यू सर। क्योंकि कल्चर जहाँ है वहाँ वल्चर नहीं हो सकते, और बिना कल्चर का समाज वल्चर है। हमारे आसपास में हमें कल्चर रूपी पीछे इन हाउस पीछे अभी पीछे मेरे पीछे सर यस ये सामने यस सर लोग सामने। हाँ सर सेंटर में लाइट आ रही है, सेंटर यस सर सामने। कई लोग हैं जो मंच पे आए। असलम भाई, यस सेंटर सर लुक सेंटर यस लाइट पीछे लेना थोड़ा सर। आइए सर। देखिए सर देव जी इधर आइए। सभी निदेशक सर लुक सेंटर सामने सर लुक सेंटर सामने सर। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। ये बहुत बड़ी सिंगर है प्रियंका। तो अपनी ये सामने मैडम यस लुक सेंटर। थैंक यू सो मच। अभी जो हमारे एक्टर लोग हैं प्लीज कम एक फोटो कीजिए। सेंटर ये नर्सों की जो फिल्मों के पोस्टर्स बनते हैं वो अरे वाह, ये म्यूजिक डायरेक्टर है मधुकर आनंद जी। मधुकर जी आ जाइए। कुलदीप जी हमारे है और आजकल आपके सलाह से कलाकारों के हित सिद्ध होते हैं, तो अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार कलाकारों के द्वार आए, और मुंबई में सब गुणी हैं, उनके नाते आज ये आगमन हुआ और एक बहुत बड़ा निमंत्रण भी है जो मैं चाहता हूं कि अमीर चंद जी खुद अपने मुख से देंगे। मनोज जी ने जैसा कहा कि सरकार इस क्षेत्र पर भी और स्वयं पहल करे
आगे कदम बढ़ावे। तो मनोज जी ने पहल किया है, ये सरकार का ही कदम है और मुझे भी उपस्थित रहने का अवसर मिला। कला क्षेत्र से हूँ तो इस पहल का मैं समर्थन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। सर, आपने अभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का नाम लिया था, लेकिन आज तक जो भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का किरदार उन्होंने किया था, रघुवीर जी और सुनील लहरी जी, आज तक किसी भी सरकार ने उनको किसी भी अवार्ड के लायक नहीं समझा। पद्मश्री तो दूर की बात है, छोटा सा अवार्ड भी उनको आज तक नहीं मिला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ठीक है कि सरकारी पुरस्कारों का, सम्मानों का अपना एक महत्व होता है, लेकिन ये भी सच है कि जिसको रामाश्रय मिला हो वो राजाश्रय की बहुत चिंता नहीं करता है। और आज भी वो दुनिया के और समाज के जहन में वो उतने पुरस्कृत हैं। शायद जिनको पुरस्कार मिला 70 सालों में आज से पहले, उनको कोई आज याद नहीं करता है, लेकिन जिन किरदारों की आपने चर्चा की है आज भी वो जनमानस में रचे बसे हैं। तो सच पूछिए, कलाकार तो समाज से और जनता से ही पुरस्कृत होता है। नहीं, देखिए, अभी तो जिस प्रकार से हमारी 4 साल की सरकार हुई, इसमें भी बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को जा करके चुना गया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनके द्वार सरकार आ सकती है। और ये जो अगला 6-7 महीना होगा मुंबई में रह रहे कलाकारों के लिए बहुत खास होगा, इस बात की मैं आपको एक मजबूत आश्वासन दे सकता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि अभी तक हम लोग सिर्फ कान से सुनते थे। दिल्ली में बैठ करके लोग जो है वो कान से सुन लिए और जो कान में आया उसके आधार पे डिसीजन ले लिया। अब हम लोग स्वयं आ रहे हैं और हम लोग कान से सुने और आँख से देखे, प्रत्यक्ष लोगों के बीच बैठ के उन कलाकारों को उनका हक मिले, इसके लिए आगे योजनाएं बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि अपना संपर्क हर स्तर पे हो रहा है। जैसे हम अलग अलग रीजनल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी मिल रहे हैं, टीवी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिल रहे हैं, और भी जो बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े सफल हैं। हम लोग सुभाष घई जी से भी, और आपने देखा होगा संजय दत्त जी को भी हमारे यूपी के सीएम ने मिले हैं और उनको हम एक अलग ढंग से अप्रोच कर रहे हैं और हम सबके दरवाजे जा रहे हैं, चाहे वो खान फैमिली के लोग हों या फिर हमारे अक्षय कुमार हों, अमिताभ बच्चन जी हों, संजय दत्त जी हों। हमारे लिए एक जो लाइन है नरेंद्र मोदी का, सबका साथ सबका विकास, उसको हम पालन करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग ऑलरेडी, आपने देखा होगा कि हमारे लिए सब एक समान है और हम सबके पास जा रहे हैं और उसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं। हाँ, देखिए, किससे मिले तो वहीं तक सीमित नहीं रखना है। आज हम, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माधुरी दीक्षित से मिले, तो आज हम इकट्ठे हमारे श्री अमीर चंद जी, जिनको सीधा कलाकारों के हित रक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, वो आज इतने कलाकारों से मिले। तो हम धीरे धीरे, अगर माधुरी जी से मिले तो सब लोग समझ ले कि हम उस फ्रेटर्निटी को सैल्यूट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े। और सच पूछिए, जो अलग अलग हम संख्या गिनाए व्यक्ति का नाम ले, ये कुंभ जो है, कुंभ में जितने बड़ी संख्या में कलाकार अब की बार भागीदार हो जाए, ये शायद आज़ादी के बाद पहला ऐसा उत्सव हो रहा है कला क्षेत्र के और साहित्य जगत के लोगों के लिए, जो अपनी भागीदारी उसमें देने वाले हैं और इस संस्कृति को दुनिया के पटल पर अपने अपने तरीके से वो रखने वाले हैं। कुंभ के विषय में केवल 1-2 स्टेट नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि कोई राज्य न छूटे, इसकी तैयारी उसमें है। इसलिए अरे साउथ के क्यों, साउथ भारत में नहीं, क्या सभी राज्यों के, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो,
मणिपुर हो, मिजोरम हो, कच्छ हो, कन्याकुमारी हो, गुजरात हो, कोई राज्य नहीं छूटेगा। सभी राज्यों की संस्कृति, सभी राज्यों के कार्यक्रम वहाँ 40 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सरकार, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय इस प्रकार की योजना पर विचार कर रहा है और मैं समझता हूँ कि उसमें वो सफलता भी उनको मिलेगी और कला जगत भी बहुत ही उत्साहपूर्वक इसमें अपनी बार भाग लेगा। और आप सभी भी, जैसा कि हमारे मीडिया का भी मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, वो समय उस कुंभ को कवर करने हम मुंबई से भी मीडिया की टीम को आमंत्रित करने वाले हैं, ताकि आप सिर्फ कैमरे की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से भी उन सारे भारतवर्ष के ऐश्वर्य को देख सकें। थैंक यू वेरी मच। भोजपुरी सिनेमा के बारे में बात की जाए तो उसके लिए कुछ प्रावधान है? जब सारे सिनेमा है तो उसमें भोजपुरी सिनेमा भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से है। इसमें कोई मराठी है, भोजपुरी है, सब कुछ शामिल है उसमें। भारत की, देखिए, भारत की जितनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, सब वो मातृभाषा है और हम अपनी मातृभाषा को, मातृबोली को हम कमज़ोर होने नहीं देंगे। ये हमारे कई प्रकार के कई स्तरों से ये बात आई है और गत 1-2 वर्षों में तो बहुत ज़ोरों से चर्चा आई है। इसलिए क्योंकि अगर वो सशक्त होगी तो हम और ऊपर सशक्त होंगे। जो हिंदी जगत में आते हैं अपने अपने जगह से, अपने अपने बोली भाषा से करके ही आते हैं, तभी उनको जगह यहाँ मिलती है। इसलिए जहाँ लोक भाषाएँ, लोक बोलियाँ सशक्त हैं, वो यहाँ भी सशक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।